नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए बिना देर करे इस बुलेटिन में करते हैं खबरों की शुरुआत। NHAI ने देश में GPS बेस्ड टोलिंग सिस्टम का परीक्षण शुरू करने की तैयारी की है। टोल बूथ पर लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए सरकार फास्टैग की जगह GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम को लागू करने जा रही है। कुछ राजमार्गों पर इसका भी परीक्षण चल रहा है। नया GPS सिस्टम फास्टैग की जगह लागू होगा। हालांकि नया GPS सिस्टम वाहन की लोकेशन को 24 घंटे ट्रैक करेगा। इससे गोपनीयता का संकट खड़ा होने का खतरा है। सरकार इसके जरिए लोगों पर निगरानी भी रख सकती है। सड़क मार्ग से यात्रा करने पर आपको ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि भारतीय सड़कों पर पे एंड राइड कॉन्सेप्ट तेजी से विकसित हो रहा है। भारत में रोड टोल रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा नेशनल हाईवे से आता है। साल 2022-23 में नेशनल हाईवे पर टोल कलेक्शन का आंकड़ा 48,028 करोड़ रुपए रहा। सरकार ने टोल कलेक्शन का लक्ष्य 2030 तक 1.3 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर साल कम से कम टोल टैक्स की दरों में 15% का इजाफा करना होगा। टोल राजस्व बढ़ाने के लिए पिछले 5 सालों में टोल बूथ की संख्या डबल की गई है। साल 2014-15 से लेकर साल 2021-22 के दौरान नेशनल हाईवे पर टोल बूथ की संख्या 5 गुना बढ़कर 959 हो गई है। राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार टोल वाले राजमार्ग और टोल प्लाजा दोनों को बढ़ाने पर फोकस कर रही है। टैक्स कलेक्शन में उछाल से सरकार सामाजिक योजनाओं पर खर्च बढ़ा सकती है। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में समाज के गरीब वर्गों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में उछाल दर्ज किया गया है। इससे कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बजट अनुमान से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा रह सकता है। टैक्स कलेक्शन बढ़ने से सरकार मनरेगा, ग्रामीण सड़क, PM किसान सम्मान निधि और PM विश्वकर्मा योजना जैसी सामाजिक योजनाओं के लिए ज्यादा धन उपलब्ध कराने की स्थिति में रहेगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए डायरेक्ट टैक्स से 18.23 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। 10 जनवरी तक टैक्स कलेक्शन 14.70 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, जो बजट अनुमान का 81% है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद एक बड़ा आर्थिक प्रभाव होगा। ब्रोकरेज फर्म जैफरीज के मुताबिक भारत को अयोध्या के रूप में एक नया टूरिस्ट हॉटस्पॉट मिल गया है। यहाँ हर साल 5 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट के पहुँचने का अनुमान है। ये संख्या स्वर्ण मंदिर और तिरुपति में मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं से कहीं ज़्यादा है। ब्रोकरेज फर्म जैफरीज के मुताबिक हवाई अड्डे जैसे बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर खर्च करने से उत्तर प्रदेश का ये शहर एक बड़े पर्यटन केंद्र में विकसित हो जाएगा। अयोध्या में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से राज्य के साथ साथ यहाँ रहने वालों की आमदनी भी बढ़ेगी। धार्मिक पर्यटन अभी भी भारत में पर्यटन का सबसे बड़ा सेक्टर है। महामारी से पहले वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान GDP में पर्यटन का योगदान 194 अरब डॉलर था, जिसके वित्त वर्ष 2022-23 में 8% बढ़कर 443 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स ने अगले महीने से अपने सभी यात्री वाहनों की कीमत बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन सहित सभी तरह के वाहनों की कीमत बढ़ाएगी। यात्री वाहनों की कीमत में औसतन 0.7% की बढ़ोतरी की जाएगी। टाटा मोटर्स ने कहा है कि मूल्य वृद्धि 1 फरवरी 2024 से प्रभावी होगी। कंपनी ने उत्पादन लागत में बढ़ोतरी की आंशिक भरपाई के लिए ये कदम उठाया है। कंपनी पंच, नेक्सॉन और हैरियर सहित कई यात्री वाहन बेचती है। इससे पहले मारुति सुजुकी 16 जनवरी से अपने वाहनों के दाम 0.45% बढ़ा चुकी है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार आम चुनावों से पहले पेश होने वाले अंतरिम बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाकर करदाताओं को राहत दे सकती है। इसके अलावा महिलाओं के लिए अलग से कुछ टैक्स छूट की भी घोषणा हो सकती है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अंतरिम बजट है, ऐसे में आयकर नियमों में बदलाव की उम्मीद नहीं है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के चेयरमैन सुदीप्तो मंडल का कहना है कि अंतरिम बजट में नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग को आयकर मोर्चे पर कुछ राहत मिल सकती है। बजट में नई कर व्यवस्था को सरल और आकर्षक बनाने के लिए भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। रियल एस्टेट डेवलपर्स होम लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट पर टैक्स डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स ने बजट पूर्व मांग में कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा को बदला जाए और बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कटौती की जाए। डेवलपर्स का कहना है कि ऐसा करने से घरों की मांग को और समर्थन मिलेगा, जिससे रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
क्रेडाई ने वित्त मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा कि मिडिल इनकम ग्रुप के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को फिर से शुरू किया जाए और स्टैम्प ड्यूटी घटाकर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाए। सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के साथ साथ गिग वर्कर्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड की घोषणा कर सकती है। ये घोषणा 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में की जा सकती है। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में प्रस्तावित ये फंड वर्कर्स के लिए यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी की दिशा में एक कदम होगा। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 अब तक लागू नहीं हो पाया है क्योंकि सभी राज्यों ने इसके लिए नियम नहीं बनाए हैं। सरकार अब तक ई श्रम पोर्टल के माध्यम से 29.33 करोड़ असंगठित कर्मचारियों के आंकड़े एकत्रित कर चुकी है। आधार से लिंक इन सभी श्रमिकों को सरकार नई स्कीम का फायदा देगी। हालांकि भविष्य की सभी सामाजिक कल्याण योजनाएं इस फंड के माध्यम से संचालित की जाएंगी। लंबे समय तक पिछड़ने के बाद रबी फसलों का रकबा अब पिछले साल से आगे निकल गया है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 19 जनवरी तक देश भर में 687 लाख हेक्टेयर में रबी की खेती दर्ज की गई है। पिछले साल ये आंकड़ा 686 लाख हेक्टेयर था। गेहूं की खेती पहले पिछड़ी हुई थी, लेकिन अब रकबा पिछले साल के मुकाबले करीब 6 लाख हेक्टेयर आगे हो गया है। गेहूं का कुल रकबा अब तक 340 लाख हेक्टेयर हो गया है। हालांकि सभी रबी फसलों में दलहन की खेती घटी है। चने की बुआई में गिरावट की वजह से कुल दलहन रकबा करीब 8 लाख हेक्टेयर पीछे है। राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या आने के लिए 1622 रुपए में हवाई टिकट मिलेगा। स्पाइस जेट ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में एक स्पेशल प्रमोशन शुरू किया है। इसमें नॉन स्टॉप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फेयर की शुरुआत 1622 फेयर में कर दी गई है। स्पेशल प्रमोशन इवेंट 22 से 28 जनवरी 2024 तक चलेगा। स्पेशल सेल में बुक कराए गए टिकटों पर यात्रा 22 जनवरी से 30 सितंबर 2024 तक की जा सकेगी। 1 फरवरी से स्पाइस जेट चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर, पटना और दरभंगा से अयोध्या के लिए उड़ान शुरू करेगी। तो मनी टाइम में ये थी आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।